एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हमने पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ मास एंड स्टेबिलिटी, यानी व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास। अच्छा, थोड़ा सा पीछे से रिन्यू करें ना बेटा, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट एंड न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास, इसके बीच में से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। व्हाई द बॉटम ऑफ द व्हीकल इज मेड हैवियर इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या ये भी क्वेश्चन अक्सर एक्सरसाइज में पूछ लिया जाता है कि व्हाई द हाइट ऑफ द रेसिंग कार इज़ केप्ट लो एज मच एज पॉसिबल, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो आज हमने स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास का रिलेशन और साथ ही इनका आपस में कनेक्शन क्या है, चीज़ों को स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है, सिस्टम को स्टेबल कैसे बना सकते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इसमें एक दो एग्जांपल्स उसने कोट किए हैं आपको ये समझाने के लिए कि सेंटर ऑफ मास को लोअर करने से कैसे एक बॉडी स्टेबल हो सकता है। अच्छा बेटा, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है हमारे टॉपिक का नाम। सेंटर ऑफ मास क्या था बेटा, हमने जो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है कि किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होती है, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। और आज हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ मास एंड स्टेबिलिटी किस तरह हम अटेन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की मदद से हम स्टेबिलिटी कैसे अटेन कर सकते हैं। अच्छा बेटा, किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को जितना हम लोअर करते जाएंगे ना हॉरिजॉन्टल सरफेस से, यानी ग्राउंड से जितना लोअर करेंगे उतना ही वो ऑब्जेक्ट, वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। जिसमें मैंने पिछले लेक्चर्स में ये भी बात की थी बेटा कि रेसिंग कार की हाइट कम रखी जाती है, बॉटम को हैवियर और रखा जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो। सेंटर ऑफ मास के लोअर होने से वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को लोअर करने से उन ऑब्जेक्ट्स की स्टेबिलिटी को हम अटेन कर सकते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने सर्कस आर्टिस्ट को देखा हो, सर्कस आर्टिस्ट जो कि एक स्ट्रेच रोप के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, आपने उनके हाथ में अक्सर एक पोल देखा होगा, एक फ्लेक्सिबल पोल होता है बेटा, कि वो फ्लेक्सिबल पोल के जो एजेस होते हैं वो थोड़े बेंड हुए होते हैं, यानी वो एक प्लास्टिक टाइप जो है फ्लेक्सिबल एक पोल होता है, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा होता है, वो एक सिस्टम बन जाता है। यानी कि वो सर्कस आर्टिस्ट जो कि रोप वॉकर होगा, उसको हम उसकी अगर एग्जांपल को कंसीडर करें ना तो वो एक सिस्टम कहलाएगा। यानी वो एक पर्सन खुद जिसने उस रोप के ऊपर वॉक करना है सर्कस में, और दूसरा उसके हाथ में एक जो पोल होगा जिसको उसने हाथ में पकड़ा होता है। तो वो हाथ में पकड़ने से क्या होता है कि उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है। अब ये सिस्टम होगा, एक वो पर्सन खुद है, दूसरा उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ है वो पोल, पोल के एजेस नीचे की तरफ हो जाते हैं यूं, और उनके एजेस के नीचे होने से सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाता है। सेंटर ऑफ मास के लोअर होने से बेटा वही पूरा सिस्टम वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो इजीली उस स्ट्रेच रोप के ऊपर क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है। अगर वो पोल नहीं पकड़ेगा और उसने स्टेबिलिटी नहीं अटेन की और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है उस रोप के ऊपर वॉक करने की, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उस पर्सन के उस रोप से टॉपल ओवर होने के, ठीक है, नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ भी उसने एक एग्जाम्पल दी है बेटा, वो कहता है कि ये एक टिन जो है वो कैन है,
ये मेरे पास एक टिन कैन है, मैंने उसमें एक नीडल जो है उसको एक कॉर्क की मदद से फिक्स किया हुआ है और मैं इसकी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहती हूँ। अगर इसकी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं ना, तो आपने इस कॉर्क में 2 फोक लगा दीजिए। कॉर्क के अंदर 2 फोक को इस तरह एडजस्ट कीजिए कि इनकी ये वाली जो टेल है ये नीचे की तरफ आ जाए। अब ये पूरा सिस्टम जो है ना ये स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाएगा, यानी इन फोक के अटैच करने से इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के लोअर होने से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। किसी भी सिस्टम को मोर स्टेबल करना हो तो हम उसका सेंटर ऑफ मास क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। सेंटर ऑफ मास के लोअर करने से वो बॉडी क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। फिर उसने एक बेटा पैरेट की एग्जांपल दी। वैसे मैंने कोशिश की है पैरेट बनाने की, ये वैसे पैरेट बना नहीं, आप इसको जस्ट अज्यूम कर लीजिए कि ये एक पैरेट है। ये कोई टॉय पैरेट जैसे मिट्टी के खिलौने बने होते हैं, उसमें समटाइम जो है यहाँ उन्होंने एक पाइवोटेड पॉइंट जिसके अक्रॉस ये बॉडी रोटेट कर सकती है, मूव कर सकती है, वो लगाया होता है। तो अक्सर इसकी जो ना टेल, ये टेल जो है हैवियर करके इसको नीचे कर देते हैं। इसकी टेल को हैवियर करने से क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाएगा तो ये यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मोर स्टेबल हो जाएगा इजीली। क्लियर है? तो यहाँ से इस पूरे जो है पैरेट का इसका सेंटर ऑफ मास लोअर करने के लिए इसकी टेल को हैवियर बना दिया जाता है और थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो जाएगा। यहाँ पे एक सेल्फ राइटिंग टॉय है, यानी हम इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये यूं घूम के वापस जो है अपनी पहले वाली पोजीशन में आ सकता है। तो ये इसको उसने कहा कि ये सेल्फ राइटिंग टॉय है, इसको हमने स्टेबल बनाया है, तो इसके इतने पोर्शन को हमने हैवियर कर दिया। ये मैंने रेड कलर से इसको शेड किया है। ये इतना पोर्शन जो है मैंने हैवियर कर दिया। इतने पोर्शन को हैवियर करने से क्या होगा कि मैं हल्का सा इसको टच करूँगी, ये इधर और इधर मूव करने के बाद जो है ये इस तरह जो है इजीली सेल्फ राइटिंग टॉय बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नीचे से हैवियर करने का मकसद क्या होगा कि इस पूरे, अब ये 2 सिस्टम कहलाएंगे, ये लाइटर बॉडी हो गया, ये क्या हो गया, हैवियर बॉडी। ये नीचे से हैवियर बनाने से इसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया। सेंटर ऑफ मास के लोअर होने से ये मोर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल लो कि अगर आप किसी बैलून के साथ खेलना चाहते हो और आप उसको अपनी ही जगह पे बैठ के उसके साथ खेलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपने एयरफिल बैलून लिया और आप चाहते हो कि आप वो सेल्फ राइटिंग टॉय बन जाए। आप उसको हल्का सा हाथ लगाओगे, वो तो उड़ के कहीं और चला जाएगा। अब आप क्या करो, अगर आप अपनी ही जगह पे बैठ के उसके साथ खेलना चाहते हो तो आप उसको नीचे से बॉटम को हैवियर बना दो, यानी आप उसके अंदर कुछ पोर्शन सैंड का ऐड कर लो, यानी एयर तो फिल की है, नीचे कुछ पोर्शन सैंड उसके अंदर फिलअप कर लो। फिलअप जब आप सैंड कर लोगे तो नीचे से वो क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा। जब वो हैवियर हो जाएगा तो आप इसी जगह पे बैठो, एयर फिल बैलून पकड़ो और आप उसको हल्का सा टच करो, वो यूं हिलेगा और अपनी ही जगह पे वो सेल्फ राइटिंग टॉय बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम को हैवियर करने से क्या हुआ, स्टेबल हो गया। और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हमने क्या किया, उसकी बॉटम हैवियर कर दी। बॉटम को हैवियर करने से उसका सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया। सेंटर ऑफ मास लोअर हो गया तो स्टेबिलिटी अटेन हो गई। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी को अटेन करना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम कर दिया जाता है, सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दिया जाता है, तो बॉडी क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो इसलिए बेटा रेसिंग कार की बॉटम को हैवियर रखा जाता है, उसकी हाइट को कम से कम जो है कम से कम रखा जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास लोअर रहे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास के लोअर होने से वो बॉडी क्या जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये थी बेटा स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो इसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें तीनों एग्जांपल में यही बात है बेटा कि उसकी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया गया है, लोअर कर दिया गया। तो इस तरह ये बॉडीज मोर स्टेबल हो जाते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी अटेन करनी हो तो उसकी बॉटम को हैवियर कर दो तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब हम चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का एंड हो चुका है। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज़ हैं सॉल्व करने वाले। उनको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, एमसीक्यू किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों को मैं डिस्कस करती हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है बेटा। चैप्टर नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट थ्योरेटिकली हो चुका है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं।
तो अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। इस टॉपिक में से एक फेमस क्वेश्चन आता है, व्हाई द हाइट ऑफ द व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसमें फर्स्ट जो है क्वेश्चन 4.1 MCQ, क्वेश्चन नंबर 4.1 MCQs हैं बेटा। ये टोटल आपकी बुक में 8 MCQs हैं। 3, 4, 5, यहाँ लिख देते हैं जी 6, 7 एंड 8। इसमें से जो सोल्यूशन वाले होंगे बेटा, मैं 7 सोल्यूशन इसलिए स्पेस छोड़ी है, सोल्यूशन कर दूंगी ताकि आप लोग नोट कर लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं चीज़ें। अच्छा बेटा, फर्स्ट MCQ है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, अनलाइक का मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस ए कपल। जब वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट होती हैं बेटा, वो क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। तो इसका आंसर है जी बी ऑप्शन, कपल, अ कपल। ये कपल की डेफिनेशन में से ही बात पूछी हुई है। सेकेंड MCQ में वो कह रहा है दी नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आप कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकती हैं, एनी नंबर ऑफ फोर्स, कोई भी हो सकती हैं। तो ये बेटा डी ऑप्शन इज करेक्ट, और एनी नंबर। ये बड़ा फेमस MCQ बेटा बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये है बी ऑप्शन 2। कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, 2। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये नाम भी एज ए शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट देयर नेम। तो देयर आर 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, Fy होता है। ठीक है, ये MCQ पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, ए force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal surface with the horizontal component will be। ये बेटा डी ऑप्शन है। मैं इसका सोल्यूशन साथ कर देती हूँ। ये 8.7 न्यूटन आता है। तो इसका सोल्यूशन नोट कीजिए यहाँ पे। यहाँ वो कहता है बेटा फोर्स कितनी है जी, क्वेश्चन में 10 न्यूटन बता रहा है, क्लियर है, और एंगल कितना बना रहा है वो जी, 30 डिग्री। तो आपने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx फाइंड आउट करना है। Fx का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। अपने कैलकुलेटर पे फोर्स की वैल्यू लगाइए, 10 है जी, cos 30 की वैल्यू लगाओ, 10 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू 0.866 होती है, 0.866। तो ये आ जाएगा बेटा 8.66 न्यूटन, जिसको राउंड ऑफ करके 8.7 न्यूटन लिखा गया। ठीक है, ये आपका इस MCQ का सोल्यूशन है। अच्छा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ये उसने ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या एग्जामिनर ये क्वेश्चन चेंज कर सकता है? एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम हो, क्वेश्चन का गिवन डाटा भी सेम हो, सिर्फ उसने इतनी बात करनी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बजाय वो आपको कह दे वर्टिकल कंपोनेंट। Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बेटा। अगर सेम स्टेटमेंट के साथ आपको ये बोल दिया जाए कि व्हाट इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, जब आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे ना बेटा, तो ऑप्शन चेंज हो जाती है। वहाँ आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन आएगा 30, तो वो साइन 30 0.5 के इक्वल होता है। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 न्यूटन आ जाता है। तो यहाँ पे आपने गौर से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा हुआ है ना बेटा, तो 8.7 न्यूटन आंसर आएगा। लेकिन सेम डेटा के साथ अगर उसने वर्टिकल कंपोनेंट पूछा हुआ है तो 5 न्यूटन आएगा। तो इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम में जब भी कभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए
तो काइंडली किसी भी बबल शीट को फिलअप करने से पहले बेटा आपने 2 दफ़ा स्टेटमेंट पढ़नी है, पढ़ के फिर आप उसको प्रॉपर आंसर कीजिए। ये नहीं कि सम टाइम आप लोग कहते हो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो 8.7 न्यूटन आता है, तो फ़ौरन से आप बबल को फिल कर लेते हो। लेकिन फिर से इसको देखिए, क्या उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है या वर्टिकल कंपोनेंट पूछा। अगर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा हुआ है ना बेटा, तो उसका आंसर 8.7 न्यूटन आता है। अगर उसने वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है तो 5 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये एमसीक्यू बड़ा टेक्निकल है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा 5th वाला क्वेश्चन, ए कपल इज फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। ये डेफिनेशन जिस बच्चे को कपल की लर्न होगी वो फौरन से जो है इसका आंसर करेगा। ये है 5th एमसीक्यू की डी ऑप्शन है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा बुक से ही। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। नेक्स्ट है बेटा, बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। बॉडी का भी इक्विलिब्रियम में होता है, मैंने उससे बात की थी इक्विलिब्रियम के टॉपिक में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब मूव करता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो ये 6 एमसीक्यू में डी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, 7th वाला एमसीक्यू देखिए बेटा, ए बॉडी इज इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस। ये भी जिस बच्चे ने लर्निंग की हुई है फौरन आंसर करता है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी हाइट पे रहता है, ना लोअर होता है ना ही रेज अप होता है, इट कीप्स इट्स हाइट। अच्छा जी, सी ऑप्शन है, क्या आंसर आना है, कीप्स इट्स हाइट। हाइट का मतलब क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ डिस्प्लेस्ड। ओके, 8th एमसीक्यू देखिए बेटा, रेसिंग कार इज मेड स्टेबल। कैसे स्टेबल रखी जाती हैं, बाय लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोअरिंग देयर, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सी ऑप्शन इज करेक्ट, देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये थे बेटा एक्सरसाइज के 8 एमसीक्यू जिनकी मैंने आपको सॉल्व कर दिया आंसर। कुछ बच्चों का यहाँ क्वेश्चन होता है, क्या हमने सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं, एडिशनल एमसीक्यू नहीं करने। बेटा आपने सारे एमसीक्यू करने होते हैं, आपके नोट्स पे गिवन हैं, काफ़ी सारे मैक्सिमम बनाए जाते हैं कि जितने बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू भी आप लोगों को दिए जाते हैं, उसको एक नज़र देखा करो। फर्स्ट प्रेफरेंस होती है बेटा चैप्टर को लर्न करना। जिस बच्चे ने चैप्टर लर्न कर लिया है, उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अच्छी तरह जो है वो फिक्स कर लिया है, तो इन दैट केस कहीं से भी एमसीक्यू पूछा जाए तो उस बच्चे में एबिलिटी होती है उसका आंसर करने की। ठीक है, अगर आपने चैप्टर लर्न कर लिया है तो एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जाएगा, रिलेटेड टू दैट टॉपिक होगा, रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट होगा, तो फिर आप उसका आंसर कर सकोगे। तो इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता कि यही एमसीक्यू दिए जाएँ, हर एग्जामिनर का अपना पूछने का स्टाइल होता है। इसी टॉपिक में से, इसी कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए टेक्स्ट बुक एंड यूनिक नोट्स दोनों को आपने फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है आपने नोट्स देखने हैं, उसके सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज, उसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और फिर आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। ये थे बेटा 4.1 क्वेश्चन। अब 4.2 जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपने डिफाइन करना है। रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। ये आप लोगों को इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा दिया, और फर्स्ट पेज के ऊपर ही इसकी डेफिनेशन है, 2 मार्क्स की आती है, तो वही आपने लिखना होता है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है डिफाइन टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन लिखिए, फार्मूला साथ लिख दीजिए, साथ उसका यूनिट लिख दीजिए, व्हाट इज द टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क, और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नेम क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। थर्ड पार्ट में कहता है डिफाइन सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ा दी हुई है, डिस्क्राइब कर दी है, टॉपिक पूरा करवा दिया हुआ है। फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मैस।
center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation. ये सिस्टम का वो पॉइंट होता है जिसमें फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव करता है, उसमें मोशन क्रिएट होती है लेकिन रोटेशन क्रिएट नहीं होती. दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मैस. फिर है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन उसने पूछी है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी सच ए पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.3 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग. इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है. जितने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन हैं वो लाइन लगा के लिखने होते हैं बेटा. लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखिए. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखिए. लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या थी? सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन. एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा डिफरेंशिएट में वो कह रहा है टॉर्क एंड कपल. इसमें टॉर्क की डेफिनेशन लिख दीजिए, कपल की डेफिनेशन लिख दीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला लिख दीजिए, कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए. ये चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए. थर्ड में वो कहता है स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डिफरेंशिएट कीजिए. इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख दीजिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख दीजिए. ये 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा. नेक्स्ट है बेटा 4.4 हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स. किस तरह हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट फोर्सेस को हेल्पफुल करता है बेटा. इसमें हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन लिख दीजिए. उसमें आप कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं, वो लिख दीजिए. ये चीज़ें जो है आप हेड टू टेल रूल में डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसके 4 पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस कर दिए थे. एक पूरे लेक्चर में मैंने आप एक एग्जांपल एंड 4 पॉइंट को डिस्कस किया था, वो आप उसको देख लीजिएगा. कुछ बच्चों ने कहा था कि एक दफ़ा फिर करवा दें, रिवीजन में आएंगे तो फिर आप लोगों को एक दफ़ा फिर करवा दी जाएगी. नेक्स्ट है हाउ कैन ए फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है बेटा. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी कंप्लीट डेरिवेशन. ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप लोग पढ़ चुके हैं सारा. अब सिर्फ जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज में किस तरह पूछे गए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट है बेटा व्हेन ए बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम. कब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है? कब होता है? जब उसके ऊपर जो फोर्सेस होती हैं उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. तो हम क्या बात करते हैं कि बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. ये थी बेटा इक्विलिब्रियम की बात. इसमें 4.6 में उसने की. 4.7 में क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जहाँ एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है बेटा. इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके मैथमेटिकल स्टेप्स, उसकी एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने लिखना है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन. नेक्स्ट है 4.8 वाई देर इज द नीड ऑफ द सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ ए बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. वो क्या कह रहा है बेटा कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की क्यों ज़रूरत पड़ती है अगर बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कर रहा हो. तो ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए और उसके बाद बेटा रिजिड बॉडी की एग्जांपल दे के आपने बात करनी है कि अगर तो 2 फोर्सेस इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट होती हैं, तो वहाँ पे नेट इफेक्ट उसका क्या हो जाता है? 0. तो रिजल्टेंट फोर्सेस 0 होगी तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी, बॉडी स्टेबल, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. लेकिन अगर हम उन फोर्सेस की पोजीशन को चेंज कर दें कि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट ना हो बल्कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, तो फिर बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. बॉडी को कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए बेटा नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्सेस भी 0 होनी चाहिए, तब बॉडी किस स्टेट में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा. ये थी बेटा 4.8 क्वेश्चन का आंसर. उसको एक्सप्लेन करना है. ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है. शॉर्ट पूछा जाए तो ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, लॉन्ग पूछेंगे तो फिर आपने डिटेल लिखनी है. नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. ये शॉर्ट क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट लिखनी है. ए बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0. समेशन टी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो आप लोगों की सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आ जाएगी और वर्डिंग में स्टेटमेंट. ये 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होगा.
अच्छा बेटा 4.10 से लेके ऑनवर्ड 4.13 तक ये 4 क्वेश्चंस आपने नोट से लर्न करने हैं। इनके आंसर बुक पे प्रॉपर गिवन नहीं है, नोट्स की एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस के आंसर गिवन है, वहाँ से लर्न कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन है 4.10, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द मूविंग बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। कोई मूविंग बॉडी की एग्जाम्पल दीजिए जो इक्विलिब्रियम में हो। हमने बात की कि कोई भी गाड़ी अगर लेवल रोड पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है। जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो हम बात करते हैं कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमने बात की। फिर दूसरी मूविंग बॉडी हो लेकिन वो इक्विलिब्रियम में, उसकी एग्जांपल हम पैराट्रूपर्स की दे सकते हैं। पैराट्रूपर्स कमिंग डाउन करते हैं विद यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी, तो वहाँ पे भी बेटा बॉडी किस स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ये एग्जांपल आप कोई भी इसमें कोट कर सकते हो। नेक्स्ट 4.11 क्वेश्चन है बेटा, थिंक ऑफ द बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो कहता है कि आप किसी भी एक बॉडी की एग्जांपल दीजिए जो कि रेस्ट पे हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। आप एग्जांपल पेंडुलम की दे सकते हो बेटा। आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। पेंडुलम अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है तो स्टॉप होता है। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो वो रेस्ट पे आता है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। कभी आपने सिंपल पेंडुलम देखा हो ना बेटा, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हमने एक हुक लगा के एक मेटल की बॉब अटैच कर देते हैं, ठीक है, ये मेटेलिक बॉब होती है। तो ये पूरा एक सिस्टम क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम। आपने पेंडुलम क्लॉक भी देखे होंगे। तो अगर हम इसको इस मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें ना तो ये अपनी एक नई पोजीशन पे यूं जाएगा और फिर दो एक्सट्रीम पोजीशन के क्रॉस ये वाइब्रेट करेगा इस तरह। लेकिन जैसे ही अपनी ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं बेटा, एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये वाली पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन। ये वाली पोजीशन भी क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस के अक्रॉस यूं वाइब्रेट करता है, लेकिन आपको पता है जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है ना तो ये स्टॉप होता है। जब वो स्टॉप हो जाएगा तो वो रेस्ट पे होता है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होता। बात समझ आई। तो इसी तरह आप कभी स्विंग लेते हो ना, तो स्विंग में जब आप फोर्स लगाते हो अपने पाँव से, आपका स्विंग एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होगा एक लम्हे के लिए। जब वो स्टॉप होता है वो रेस्ट पे होता है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। ये एग्जांपल दे सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.12, व्हाई ए बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू द सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक सिंगल फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है बेटा कि अगर हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी में मोशन भी क्रिएट कर सकती है और रोटेशन भी क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये एक ब्लॉक है, मैंने यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाई तो ये यूं मूव करना शुरू हो गया, इसमें मोशन क्रिएट होगी। लीनियर मोशन भी हो सकती है, एंगुलर मोशन भी इसमें क्रिएट हो सकती है। तो बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में मोशन एज वेल एज रोटेशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.13, वाई दी हाइट ऑफ द व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। हम व्हीकल्स की, गाड़ियों की हाइट क्यों कम से कम रखते हैं। उसकी गाड़ियों की हाइट कम से कम इसलिए रखी जाती है ताकि वो स्टेबिलिटी क्या कर सकें, अटेन कर सकें। तो इसलिए गाड़ियों की हाइट को स्टेबल रखा जाता है, उनकी बॉटम को हैवियर बना दिया जाता है बाय मेकिंग देयर बॉटम हैवियर इन ऑर्डर टू लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इन ऑर्डर टू अटेन दी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.14, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही पूछा जाता है, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है विद डायग्राम आपने लिखनी है। ये थे बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चंस मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिए हैं, तो आप इसको एक दफ़ा फिर से बुक से देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या है, आपने कहाँ तक इसका आंसर लिखना होता है। तो इन दैट केस बेटा सबसे पहले बात जो ज़रूरी होती है ना वो ये ज़रूरी होती है
कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाओ तो माइंड मैपिंग पहले से करके जाओ। और माइंड मैपिंग क्या होती है, जब आप पढ़ रहे होते हो ना तो दो चीज़ें आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है। एक तो ये कि जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हो ना बेटा, इसमें ये नहीं होता कि ये हम कर लेंगे तो ये बोर्ड में आ जाएगा। आपने A to Z सारा करना होता है। इसमें से शॉर्ट कुछ पूछ लिए जाते हैं, कुछ लॉन्ग पूछ लिए जाते हैं। अब आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने इन क्वेश्चंस को लिखना किस स्टाइल से है और कितना लिखना है। 2 घंटे का पेपर होता है बेटा, 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि 2 घंटे के पेपर में आपने पूरी बुक नहीं लिख देनी होती। मुझे पता है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है बोर्ड के एग्ज़ाम में और उनकी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम लिख सकें, लेकिन ऐसा नहीं करना। टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करनी होती है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, जो चीज़ क्वेश्चन पेपर में पूछी है, जितनी पूछी है उतनी लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप उस जितनी बात पूछी हुई है ना उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हो ना बेटा, तो वो इररेलेवेंट लिख के आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों को कट कर देते हैं। तो इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी माइंड मैपिंग क्लियर होनी चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड कि मैं आज स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ मास का टॉपिक पढ़ा है, इसमें से ये कुछ चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाए, इससे रिलेटेड पूछा जाए तो मैंने ये 3 लाइनें लिखनी हैं, ये बात पूछेंगे तो मैंने ये 3 लाइनें लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स को 2 मिनट में लिखना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट में आपने वो क्वेश्चन उसका आंसर लिखना होता है। अगर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन को 10 मिनट में लिख रहे हो तो आप खुद सोचिए कि आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं तो आप कितना टाइम लोगे। 2 घंटे का पेपर है, उसमें से 15 मिनट तो निकल जाते हैं MCQs के लिए, बाकी रह गया 1 आवर एंड 45 मिनट, तो उसको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि हम 2-4 क्वेश्चंस को इतना लंबा कर दें कि हमारा बहुत सारा पेपर जो है वो रह जाए। तो इसलिए आप लोगों को साथ चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। जैसे इंशाल्लाह स्कूल रीओपन होते हैं तो उसमें आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि ये 30 मार्क्स का पेपर है तो हमने 1 घंटे में करना है, 60 मार्क्स का पेपर तो हमने 2 घंटे में करना है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग सीख जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर आप पढ़ने बैठो घर में तो आपकी माइंड मैपिंग होनी चाहिए। ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट आए तो मैंने कितना लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी, मैंने डायग्राम किस जगह पे ड्रॉ करनी है। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के एंड पे डायग्राम एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप जहाँ कंसीडर का लफ्ज़ लिखते हो ना बेटा उसके सामने आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, क्योंकि जब आप कंसीडर ए बुक बोलोगे ना तो आपने उस बुक को सामने एक पिक्चर के ज़रिए से दिखाना होता है एग्जामिनर को, मैंने ये कंसीडर किया और मैं इसकी अब एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप साथ साथ लेके चलोगे, बल्कि कोशिश किया करो कि डायग्राम पहले बना के एक्सप्लेनेशन बाद में लिखा करो, ताकि आप उस डायग्राम को देख के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकोगे। और बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट इस तरह से आप लोग शो कर सकते हो कि अगर आपने डायग्राम के साथ लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अटैम्प्ट किए हैं तो किसी भी एग्जामिनर में ये जरूरत नहीं होगी कि वो आप लोगों के मार्क्स को डिटेक्ट कर सके। 4 में से 4 मार्क्स अवार्ड होती हैं, न्यूमेरिकल अगर आपने ठीक किया है तो 5 में से 5 मार्क्स अवार्ड होते हैं। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स अटेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी चीज़ें जो है उसको टेक्निकल आपने देखना होगा और आपने इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। और लिख के देखिए, लिख के काम करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को साथ साथ पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।